नमस्कार, मैं राकेश कुमार पुरी। पिछली बार आपको आपने बताया था एफआईआर दर्ज करने की विधि। उसके अंत में मैंने आपको एक बात कही थी जो आपको याद होगी कि आप पुलिस अधीक्षक को डाक के माध्यम से रिपोर्ट भेजेंगे अगर थानाधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब थानाधिकारी ने आपको एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, आपने बाई पोस्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक महोदय को भेज दी, उनके बाद भी दर्ज नहीं किया, तो बीएनएसएस की धारा 175(3) में प्रावधान दिया गया है कि आप न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करेंगे। 175(3) में स्पष्टता कहा गया है कि 173(4) की पालना का एफिडेविट आपको वहां पर पेश करना पड़ेगा कि हमने थानाधिकारी को भी रिपोर्ट दे दी, पुलिस अधीक्षक को भी दे दी। 173(4) की जो शर्त है उसका आप शपथ पत्र देंगे, तब न्यायालय उसके ऊपर प्रथम सूचना दर्ज करने के आदेश देगा। हालांकि न्यायालय को दोनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। वो चाहे तो इसकी जांच भी कर सकते हैं, पुलिस से भी जांच करवा सकते हैं, अथवा कॉग्निजेबल ऑफेंस के आधार पर उसमें पुलिस को केस रजिस्ट्रेशन के लिए निर्देश भी दे सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह आ रही है कि अगर कोई लोक सेवक उस एफआईआर में आपके मुलजिम है तो फिर एक उसमें बाध्यता लगा दी गई है कि मजिस्ट्रेट अगर ये देखता है कि तो लोक सेवक के खिलाफ कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके समक्ष 175(3) सीआरपीसी के अंतर्गत 175(3) बीएनएसएस के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है और वो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज के संबंध में थी, तो वो उसके सुपीरियर अफसर से उसकी रिपोर्ट मंगवाएगा और उसके बाद वो जब सुपीरियर अफसर की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद वो कंसीडर करेगा कि वो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देता है या नहीं देता। माननीय न्यायालय के पास दोनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, या तो 175(3) में केस दर्ज करने के लिए भेज दे, अन्यथा ओल्ड सीआरपीसी के तहत 202 और अब 223 बीएनएसएस के अंतर्गत उसकी जांच स्वयं करे, अथवा उसको परिवाद के रूप में दर्ज कर परिवादी के बयान लेकर थाने में उसको जांच के लिए भेज दे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं अब आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं और मेरे अधिवक्ता भाइयों के सामने भी निवेदन करना चाहता हूं, नए बीएनएसएस आने से पूर्व कभी जब लोक सेवक के विरुद्ध कोई एफआईआर देते थे तो इस प्रकार के शपथ पत्र न्यायालय में मांगे जाते हैं कि भाई इसमें कोई लोक सेवक अभियुक्त नहीं है, और कई बार न्यायालय लोक सेवक के लिए सैंक्शन के लिए कहता था। अभी भी आप इसको स्पष्ट समझ ले कि लोक सेवक के विरुद्ध अभियोग पंजीबद्ध करने में केवल इस बात की बाध्यता के अलावा और कोई बाध्यता नहीं है। वह भी बाध्यता जब लागू होगी जबकि वो अपराध उसकी ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज करने के दौरान किया गया हो। अगर वो अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में कोई ऑफेंस करता है जो ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए नहीं हुआ है, तो एफआईआर दर्ज करने से कोई मना नहीं है, क्योंकि पुरानी सीआरपीसी में धारा 157 में था कि कोई भी न्यायालय किसी लोक सेवक के खिलाफ जब तक कि सैंक्शन नहीं होगी तब तक संज्ञान नहीं लेगा। वर्ड है संज्ञान नहीं लेना, अर्थात प्रथम सूचना जो होती है वो संज्ञान से पूर्व की कार्रवाई है, इसलिए उसको दर्ज करने में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। दूसरा, सैंक्शन का जो सेक्शन है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में है, वो सेक्शन 19 में है। 2018 से पहले तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अभियोग पंजीबद्ध होने के बाद सेक्शन 19 के लिए उसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से स्वीकृति ली जाती थी, जिसे अभियोजन स्वीकृति कहते थे, अब एक बाध्यता उसमें भी लगा दी गई है कि अगर आप कोई शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में किसी लोक सेवक के विरुद्ध करते हैं और वह अगर उसके ऑफिशियल ड्यूटी के संबंध में शिकायत है तो धारा 17(a) के तहत उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से प्राथमिक जांच करने के लिए प्रायर परमिशन ली जाएगी। हाँ, अगर वो रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है रिश्वत की राशि प्राप्त करते तो फिर ये बाध्यता नहीं है, फिर तो एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो उसके खिलाफ डायरेक्ट मुकदमा दर्ज कर लेगा। तो मैं आपको पुनः दोहरा दूं कि 175(3) में जाने की सबसे महत्वपूर्ण बाध्यता है कि वो रिपोर्ट आप थानाधिकारी को दें, उसके रिफ्यूजल के ऊपर आप उसे पुलिस अधीक्षक को जरिए पोस्ट भेजें और इस बात का शपथ पत्र न्यायालय में अपनी रिपोर्ट के साथ पेश करें, तभी आपका अभियोग पंजीबद्ध हो पाएगा। धन्यवाद।